आयाम और परिणामी तीव्रता का व्यंजक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, व्यतिकरण के दौरान दो तरंगों का हम व्यतिकरण देखे थे बाबू। उस दौरान उनके अध्यारोपण से जो परिणामी आयाम प्राप्त हुआ था, परिणामी आयाम जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाए थे, ये था बाबू दोनों तरंगों के अलग अलग आयाम का। देखिए यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, ये a इक्वल टू इसका रूट था। आपको हमने ये फॉर्मूला आपको लिखा था, परिणामी आयाम निकालने का ये फॉर्मूला आपको लिखा था। ठीक है, उसी तरह से परिणामी तीव्रता के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था बाबू। कल बताया आपको IR इक्वल टू I1 प्लस ये अलग अलग दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं हैं। ये पहला तरंग का है और ये दूसरा तरंग का है, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। देखिए तो ये दोनों फॉर्मूला बताया गया कि नहीं बताया गया है। ये परिणामी तीव्रता के लिए बाबू, ये परिणामी आयाम के लिए। अब हम लोग व्यतिकरण दो तरह का पढ़े थे, एक पढ़े थे संपोषी व्यतिकरण और दूसरा पढ़ा था अपने विनाशी व्यतिकरण। दो तरह का अपने व्यतिकरण पढ़ा था बाबू, एक संपोषी और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो हम लोग दोनों पर बारी बारी से आते हैं। पहले हम लोग देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, केस नंबर 1 हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। केस 1 संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी दो तरह का प्रकार आपने देखा है, इसीलिए हम लोग दो केस बनाकर हम लोग अलग अलग देख लेंगे। पहले संपोषी के लिए, उसके बाद विनाशी के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें हम लोग देख रहे हैं बाबू। संपोषी के लिए पहले शर्तें देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग विनाशी के लिए देखेंगे। संपोषी में आपने याद कीजिए बाबू, मैंने आपको बताया था कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में समान आवृत्ति की दो तरंगे जब चलती हैं, उनके अध्यारोपण के बाद माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो है तीव्रता जो है महत्तम हो जाता है ना। तीव्रता जो है दोनों के योग से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाने के कारण वहां पे चमक पैदा होता है। ठीक है, चमक उत्पन्न होता है। उसी चीज को जब हम प्रकाश के लिए जब देखेंगे, उसका नाम देते हैं दीप्त फ्रिंज। और जहां पर तीव्रता बहुत घट जाती है, चमक बहुत घट जाती है या शून्य हो जाती है, वहां पर हम लोग कहते हैं बाबू यहाँ पे डार्क फ्रिंज प्राप्त हुआ। उसको हिंदी में अदीप्त फ्रिंज कहा जाता है। ठीक है, जहां पे तीव्रता शून्य हो गया या बहुत कम हो गया। तो ये दोनों साथ साथ होती हैं आपको माध्यम में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण। ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। एक जगह की ऊर्जा यदि कम हो रही है तो वो दूसरी जगह मौजूद है ना। यहाँ पर भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है। यहाँ पर भी एक जगह जो है बाबू ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाती है। तीव्रता का संबंध ऊर्जा के साथ है, मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाया था। तो जहां पर ऊर्जा अधिक है वहां पर आपको तीव्रता अधिक है। ठीक है, तीव्रता अधिक है तो वहां पर चमक होगा, उजाला होगा। और जहां पे तीव्रता कम है वहां पे काला होगा। उजाला काला, उजाला काला, इस तरह से आप पैटर्न जब देखिएगा यंग के प्रयोग में तो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हम शर्त देख रहे हैं बाबू। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है बाबू, ध्यान से समझिए। ये इसमें हम कहते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता प्राप्त होता है महत्तम प्राप्त होता है। ठीक है, तीव्रता जो है महत्तम, और जो विनाशी होता है उसमें तीव्रता आपको न्यूनतम, कम से कम। ठीक है, इसमें महत्तम। तो महत्तम के लिए, ठीक है, I महत्तम, ठीक है, I मतलब तीव्रता है ना। तीव्रता जो है महत्तम हम करने जा रहे हैं के लिए। ठीक है, I महत्तम के लिए ये बताओ बाबू, I महत्तम कब होगा? जब ध्यान दीजिए इसके फार्मूला में, ये परिणामी तीव्रता है। आपको परिणामी तीव्रता लिख चुके हैं, ये परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता का ये जो है फॉर्मूला है, इसे बताइए महत्तम कब होगा। ये I महत्तम कब होगा, मतलब परिणामी जो हमारा ये तीव्रता है, परिणामी I महत्तम, ये कब होगा I महत्तम के लिए? ये कब होगा वो बताइए, जब हमारा इसमें cos फाइव महत्तम हो जाए। दोनों तरंग की तीव्रता तो भाई वो नहीं बदलने वाला है, वो तो अपना अपना है, सब अपना अपना एनर्जी रखा है। पहला तरंग I1, दूसरा तरंग I2, इसमें तो चेंज नहीं होने जा रहा है। इसमें आप चेंजिंग करके जो इसका महत्तम मान लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इसमें चेंजिंग करके बाबू आप महत्तम मान लिख सकते हैं 2I1 I2 cos फाइव। ठीक है, तो यहां बताइए I महत्तम के लिए हम I महत्तम कब होगा? जब ये cos फाइव महत्तम होगा।
कॉस फाई महत्तम जब हो जाएगा तो हमारा ये भी महत्तम हो जाएगा, महत्तम मान मिलेगा। कॉस फाई का मान महत्तम होना चाहिए, ठीक है, महत्तम होना चाहिए। अब महत्तम मान जरा बताइए तो, कॉस फाई का महत्तम मान हम 0 पे नहीं पूछ रहे हैं, जितना पूछ रहे उतने जवाब दीजिए। कॉस फाई का महत्तम मान बताइए, महत्तम मान कितना होता है कॉस फाई का, बोलो। अरे महत्तम मान कितना होता है कॉस फाई का, कॉस थीटा का? -1 से +1। देखिए यहां पर एक होता है महत्तम मान, हाँ जो बोले हैं अभी ठीक बोले हैं बिल्कुल। कॉस फाई का महत्तम मान जो होता है 1 होता है, अर्थात कॉस फाई बराबर क्या लिखे हम लोग, 1, ठीक है। कॉस फाई का मान महत्तम होना चाहिए, अर्थात कॉस फाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन ये 1 कब कब होगा, ये भी सवाल है। कॉस फाई जो है 1 कब कब होगा, अर्थात यहां पर आपसे पूछा जाए कि कोण का मान आप बताइए, कोण कितना कितना रखा जाए कि हमको 1 मान प्राप्त होगा। कॉस थीटा 1 कब होता है बताइए, अर्थात फाई बराबर, बोलिए कोण कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पर कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, मतलब फाई का वैल्यू हमें मिला 0। और बताइए सिर्फ 0 ही नहीं होता, और भी क्या होगा इसके आगे, इसके आगे हम लोग देखें तो, इसके आगे हम लोग देखें तो और क्या मान होगा, ठीक है। कॉस 0 यहां पर देखिए 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। इसी को लिखते हैं आप क्या, π/2। इसको क्या लिखते हैं, 3π/2, नहीं सॉरी 180 है ना, इसको लिख दीजिए 2π, और ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, इसको लिखते हैं 3π/2। और इसको क्या लिखते हैं, तो घूम गया पूरा तो बोलिए, इसको 2π लिखते हैं, ये पाई हो गया, 3π/2, ये 2π। चलिए अब cos 0 जो है बाबू यहां पे होता है वैल्यू इसका 1। फिर हम कितना घूमेंगे कि हमारा फिर से वैल्यू 1 प्राप्त हो, कब कब होगा। एगो 0 पे तो जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू होता है, cos 0 होता है 1, लेकिन हम और कितना घूम जाए कि हमारा फिर मिलेगा 1 वैल्यू फिर से कब प्राप्त होगा, 1 जो वैल्यू होगा वो कब फिर से प्राप्त होगा, क्या इतना घूमेंगे तो मिल जाएगा, यहां पर 1 मिलेगा नहीं, बोलो यहां पर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, बोलिए। बकलोले है, यहां पर 1 मिलेगा नहीं मिलेगा। ये पूरा घूमकर जब यहां पहुंचिएगा 2π, मतलब ये 2π जो आपको बताया गया था, 1 चक्कर मारिएगा तब आपको यहां पर फिर से वैल्यू 1 भेटाएगा। मतलब पूरा 1 चक्कर मारने के बाद ये वैल्यू 1 से भेंट हो रहा है। फिर एक बार फिर घूमिए यहां से, फिर एक घूम के जाइए फिर से, ये 4π हो जाएगा, ये जो घूमे हम लोग 4π, फिर वैल्यू 1 मिलेगा। बीच में कहीं आपको +1 वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, फिर 1 चक्कर मारिएगा तो 6π हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको वैल्यू 1 प्राप्त होगा। मतलब जो एंगल है यहां पर, जो कोण है बाबू, 0 पर मिल रहा है 1, 2π पे मिल रहा है 1, 4π पे मिल रहा है 1, 6π पे मिल रहा है 1 एंड सो ऑन। क्लियर है, मतलब 0 पर, 2π, 4π, 6π, ये सब पर जो हमको वैल्यू महत्तम प्राप्त होगा। ये फाई था क्या, आपको फाई को हमने क्या बताया था, क्या लिखवाया था, फाई आपका क्या था, कलांतर था, फाई आपका कलांतर था। इसका मतलब है कलांतर जो है बाबू, कलांतर जो है, कलांतर जो फाई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये चूंकि देखिए सब समगुणक दिखाई दे रहा है तो 2m π लिख रहे हैं, जहां m इक्वल टू, शुरू कर रहे हैं 0, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 0 1 2 3। अब देखिए पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। जब 0 पुट कीजिएगा तो 0 मिलेगा, देखिए यहां पर m बराबर 0 जब पुट करेंगे तो 0 बना देगा, 0 हो जाएगा। m बराबर 1 पुट करेंगे तो 2π हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। जब 2 पुट करेंगे तो 4π मिलेगा, जब 3 पुट करेंगे तो 6π मिलेगा। तो आ क्या रहा है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, समगुणक। पाई का सब समगुणक है, 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16,
इस तरह से आएगा, बीच वाला नहीं आएगा। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, जो ऑड वाला विषम वाला जो है वो नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कलांतर जो होता है ना, समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है पाई का समगुणक होता है। लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। ठीक है, पहला शर्त क्या है समपोषी व्यतिकरण के लिए? शर्त क्या है पहला बाबू, कि कलांतर जो होना चाहिए पाई का समगुणक, इसको बोलेंगे पाई का समगुणक। इसका नाम दिया जाएगा समगुणक, क्योंकि इसी में आप पुट कर रहे हैं, सब सम संख्या वाला प्राप्त हो रहा है। 2, 4, 6 ये सब क्लियर है। तो हमारा हाँ, इसका मतलब ये हुआ, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि परिणामी जो तीव्रता प्राप्त होना चाहिए हमें, परिणामी तीव्रता महत्तम होने के लिए, परिणामी तीव्रता महत्तम के लिए cos फाई का मान महत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो cos फाई का मैंने महत्तम मान आपसे पूछा, आपने बताया 1 होता है। ठीक है, cos फाई हमने लिखा 1, अर्थात कोण पूछा जाए, अब यदि cos फाई का महत्तम मान पूछा जाए तो बोलिएगा 1, लेकिन अब कोण पूछा जाए कि किस किस कोण पर इसका महत्तम मान 1 होगा। तो पहला देखिए, cos 0 सब लोग जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब 0 पर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर मार कर आइए यहां पर, तब 1 से भेंट होगा, बीच में कहीं पर भी आपको +1 से भेंट नहीं होगा। +1 होना चाहिए, -1 नहीं बोल रहा हूं मैं, ये +1 है। तो एक बार चक्कर मारिएगा तब जाके 2 पाई भी भेंट होगा, फिर एक बार चक्कर मारिएगा तब 4 पाई भी भेंट होगा, फिर एक चक्कर मारिएगा तो 6 पाई भी भेंट होगा। ठीक है, मतलब एक चक्कर जब घूम जा रहे हैं इसका मतलब 2 पाई घूम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब क्या है, 2, 4, 6 सम संख्या है, ये समगुणक होगा, पाई का समगुणक। ठीक है, तो कलांतर, फाई को हम कलांतर कहते हैं, फाई था क्या एक्चुअली कलांतर फाई। कलांतर इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, 2m पाई, जनरल फॉर्मूला हो गया। जहां m कोई पूछेगा तो बोलेगा 0, 1, 2, 3 पुट करते जाइए, सब मान आपको मिलते जाएगा। तो इसमें शर्त क्या होगा, इसका शर्त यही है बाबू कि अर्थात हम लोग लिखेंगे यहां पर लैंग्वेज, इसको पहले उतारिए तो, या लैंग्वेज लिखवा देते हैं, कितना उतारिए पहले आप, समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखवाए हैं, इसको इतना पहले उतारिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखवा रहे हैं आपको, फटाफट उतारिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा, इसको आपने उतार लिया होगा। और इसके बाद यहाँ लैंग्वेज लिखिएगा, आपको लैंग्वेज लिखिएगा इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट नीचे लैंग्वेज लिखिए आप, देखिए अर्थात, देखिए इसमें लिखिए अर्थात समपोषी व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में बाबू लिखिए, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में कलांतर, समपोषी व्यतिकरण में कलांतर के ब्रैकेट में दीजिएगा 5, कलांतर के ब्रैकेट में 5, समपोषी व्यतिकरण में कलांतर, समपोषी व्यतिकरण में कलांतर, कलांतर पाई, ये पाई लिखा हुआ बाबू, पाई लिखिए, कलांतर पाई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा इसको, पाई का समगुणक, 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 समगुणक होता है, पाई का समगुणक होता है, पाई का समगुणक होता है, सब समगुणक का लाएगा बाबू। देखिए 2, 4, 6 जो भी आ रहा है सब, ये सब सम संख्या है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समगुणक, समगुणक होता है, समगुणक होता है। क्लियर यहां तक? अब इसके जस्ट नीचे मैं देख रहा हूं बाबू, ठीक है, समगुणक होता है, इसका जस्ट नीचे देखिए, कलांतर ही सिर्फ नहीं, ठीक है, पथांतर भी जो होता है, कलांतर और पथांतर के बीच एक फॉर्मूला 11th क्लास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा आप लोग। कलांतर इक्वल टू होता है, अब सिंस कलांतर हाई इक्वल टू
फॉर्मूला होता है वो पथांतर के साथ इसका संबंध होता है 2 पाई बाई लेमडा और इनटू पथांतर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो सकता है, हम आपको डालें कि कलांतर और पथांतर के बीच में आपको संबंध क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला कलांतर और पथांतर 11th क्लास से लिया गया आपको। कलांतर और पथांतर के बीच का ये फॉर्मूला है। पथांतर को लोग दिखा देते हैं हम लोग डेल्टा एक्स से, है ना, पथ में अंतर, दोनों तरंगों के पथ में अंतर और ये कला में अंतर, है ना, कलांतर और पथांतर के बीच संबंध है। अब आइए फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पथांतर, ये फार्मूला सबको ध्यान में रखना है। यहां से पथांतर यदि हम फाइंड करें बाबू, पथांतर यदि लिखना चाहें इस फार्मूला के आधार पे, पथांतर डेल्टा एक्स ये लिख रहे हैं बाबू, तो सबसे पहले ये लेमडा को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो लेमडा उधर चला गया, उधर गुना में, और इसको भी भेजना पड़ेगा तो उलट जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई हो जाएगा। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, लेमडा बाई 2 पाई आएगा और साथ में आएगा इंटू 5। क्लियर है? अभी हम लोग संपोषी व्यतिकरण ही देख रहे हैं, विनाशी नहीं शुरू हुआ है, हम लोग संपोषी में ही देख रहे हैं। कलांतर सब एक ही चीज को देख रहे हैं। कलांतर देखा पहले हमने, और पथांतर को भी देख लेते हैं। लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, 5 बराबर क्या लिखे थे हम लोग, 2m पाई। 5 बराबर लिखे थे 2m पाई, मतलब 5 जो होता है संपोषी व्यतिकरण में होता है 2m पाई। अब जो कट रहा है उसको कटाइए, ये 2 पाई कट जाएगा बाबू, ये 2 पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें, m लेमडा, मतलब m लेमडा। इसका मतलब डेल्टा x जो हमें मिल रहा है बाबू, यहाँ पर पथांतर जो मिल रहा है वो है m लेमडा। ठीक है, m लेमडा, ये इसका भी एक फॉर्मूला मिला, और कलांतर का भी ध्यान, दोनों का ध्यान रखिए, कलांतर का भी एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। 2m पाई होता है और इसका m लेमडा। m लेमडा जहां पर m वही है वैल्यू जो ऊपर लिखे थे आप लोग, m वही रखना है, जहां m इक्वल टू वो नहीं चेंज होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ बाबू, यहां पर जब 0 हम लोग पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो आपको पथांतर क्या मिलेगा, जब 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। डेल्टा x क्या क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, m 0 जब पुट करें तो 0 मिल रहा है। 1 जब पुट करेंगे तो 1 इंटू लेमडा, लेमडा हो जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू लेमडा, 2 लेमडा हो जाएगा। जब 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू लेमडा, 3 लेमडा हो जाएगा। 4 पुट करें तो 4 लेमडा। ये क्या है बाबू, ये पूर्ण गुणक है, मतलब जो आप पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है, क्या बोलेंगे, लेमडा का ये पूर्ण गुणक है। क्या बोलेंगे इसको, लेमडा का पूर्ण गुणक। तो इतना उतारिए फिर से, फिर नीचे लैंग्वेज लिखाएंगे आपको हम। ये पथांतर का हमें मिला फॉर्मूला बाबू, पथांतर हमें जो आ रहा है डेल्टा एक्स, वो आ रहा है 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। इसके जस्ट नीचे हम लैंग्वेज लिखवाने जा रहे हैं, पहले इसको इतना उतारिए फिर से। कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। नोट कीजिए पहले इसको, लिखिए लैंग्वेज आप लोग स्पष्ट, इसके जस्ट नीचे लैंग्वेज लिखिए स्पष्ट। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, स्पष्ट संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, स्पष्ट संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, पथांतर, पथांतर कॉमा दीजिए, पथांतर कॉमा दीजिए। तरंग दैर्ध्य, लेमडा क्या है बाबू, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लेमडा। लेमडा कोई पूछेगा, यहाँ पर ये तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होता है, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होता है, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है। हो गया? ठीक है, वो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो शर्त आपको मिला। पहला शर्त क्या मिला, कलांतर होना चाहिए पाई का समगुणक, और दूसरा शर्त आप देख रहे हैं पथांतर होना चाहिए लेमडा का पूर्ण गुणक। यहाँ पे समगुणक, यहाँ पे पूर्ण गुणक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाबू इसका मान क्या होगा, परिणामी तीव्रता का जो है महत्तम मान क्या होगा। ठीक है, इसको उतार ही नहीं आप लोग, देखिएगा आगे आप समझिएगा बात को। अभी और है इसमें, देखिए संपोषी व्यतिकरण में हम लोग देख रहे हैं परिणामी तीव्रता का, परिणामी तीव्रता का महत्तम मान। ठीक है,
समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का महत्तम मान हम लोग देखने जा रहे हैं। परिणामी तीव्रता का महत्तम मान, ठीक है बाबू। तो महत्तम मान होगा क्या, चलिए शब्द देख लिए हम लोग कि पक्षांतर और कलांतर का शब्द याद रखिएगा, उसको पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए भी रेडी रखिएगा उसको, ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा निश्चित रूप से। ये परिणामी तीव्रता का महत्तम मान हम लोग लिख रहे हैं बाबू, मतलब IR महत्तम कह रहे हैं हम लोग, IR महत्तम। ये परिणामी तीव्रता था, IR महत्तम की बात हो रही है। हम लोग इसको अब निकालेंगे। देखो बाबू, अभी हमने लिखा कि महत्तम मान होने के लिए cos फाई का मान होना चाहिए 1, ठीक है। महत्तम मान cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। तब cos फाई क्या होना चाहिए बाबू, अभी लिखे हैं 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cos फाई का मान 1 होना चाहिए। इसके स्थान पर हम लोग 1 पुट करेंगे इस फार्मूला में, ठीक है। तब IR महत्तम, cos फाई महत्तम होना चाहिए। cos फाई महत्तम इसे लिख दे रहे हैं, मतलब +1 हम पुट करने जा रहे हैं। 1 या +1 लिखिए। IR महत्तम तब क्या होगा जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो, देखिए फॉर्मूला में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 गुने I2। cos फाई का मान यहाँ पे क्या हो गया, +1। 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करें बाबू हम तो कोई फर्क नहीं पड़ने आ रहा है। cos फाई का मान हमने 1 पुट कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, IR महत्तम जो मिल रहा है बाबू, IR महत्तम समपोषी व्यतिकरण में मिल रहा है। IR महत्तम दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं, I1 पहला तरंग का तीव्रता I1 प्लस I2 चलिए ठीक है। देखिए अब ध्यान से, हम लोग IR महत्तम देखिए बाबू यहां लिखे हैं I1 प्लस I2। ऑडियो बंद, ध्यान से सुनिए। IR महत्तम लिखा गया है I1 प्लस I2। अब बगल में क्या है बाबू, प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। यहां पर जो IR महत्तम जो मान मिल रहा है हमें, IR महत्तम वो है बाबू I1 प्लस I2। ये दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं हैं, एक का है I1 दूसरे का है I2। ये दोनों तो जुड़ गया, लेकिन साथ में कुछ और जुड़ा। तो बताओ बाबू, याद करो समपोषी व्यतिकरण की हम परिभाषा लिखवाए थे। किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चल रही हों तो अध्यारोपण के बाद माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर कुछ बिंदुएं ऐसी होती हैं जहां पर तीव्रता जो है बाबू दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए, ये जो बाबू ये दोनों को हम लिख रहे हैं, जो दोनों के योग से ये ज्यादा है कि कम है, ये दोनों के योग से ज्यादा है कि कम है, जल्दी बोलिए। ये दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं I1 और I2, इसको जोड़ दिए हम लोग। अब इससे ये ज्यादा है कि कम है, बोला जाए, बोलिए सब लोग, ज्यादा है सर, ज्यादा दिख रहा है ना बाबू। अब खुद बताइए, मैं परिभाषा जो लिखवाया था आपको समपोषी व्यतिकरण का, उसको ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब खुद बताइए। यहां पर IR जो महत्तम मिलने जा रहा है बाबू, ये महत्तम जो है ये बड़ा है कि नहीं, इससे कुछ और जुड़ रहा है इसमें। इसका मतलब दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से बहुत बड़ा मान प्राप्त होता है। यही आपको परिभाषा में लिखा है, बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। इसमें देखिए तो इसमें कुछ जुट रहा है, ये वैल्यू इसको छोड़ दीजिएगा, ये वैल्यू जुटेगा तो और मान बढ़ा देगा ना। इसका मतलब IR महत्तम जो है अलग अलग तीव्रताओं के योग से बड़ा प्राप्त होता है। समपोषी व्यतिकरण में प्राप्त होना भी चाहिए, तभी ना आपको उजाला प्राप्त होगा। वहां पे तीव्रता का जो मान है बाबू दोनों की तीव्रताओं के योग से है ज्यादा ही है। किसके कारण ज्यादा हुआ, इसके जुड़ने के कारण ज्यादा हुआ। क्लियर है। IR महत्तम क्या हो जाता है, परिणामी तीव्रता का मान जो होता है दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अच्छा, हम लोग महत्तम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, महत्तम जो आयाम कितना प्राप्त होगा हमारा। महत्तम आयाम के लिए भी cos फाई का मान क्या होना चाहिए, महत्तम आयाम के लिए भी cos फाई का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है बाबू, I1 प्लस I2 से ज्यादा है। ठीक है, इसको एक फार्मूला में भी आप सेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2 लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस
√I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। देखो फॉर्मूला में शिफ्ट हो गया है, इसको ये भी लिख सकते हैं आप √I1 प्लस √I2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग ये भी लिख सकते हैं √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। हाँ अब देखिए हम लोग अब इसको जरा देखते हो, आयाम महत्तम आयाम क्या होगा समपोषी व्यतिकरण में, ठीक है। महत्तम आयाम ये लिखे थे हम लोग, परिणामी तीव्रता का महत्तम मान और परिणामी आयाम का महत्तम मान। परिणामी देखिए चूंकि तीव्रता का संबंध होता है आयाम के साथ, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ा है इसका मतलब निश्चित रूप से आयाम भी बढ़ा होगा, ठीक है। परिणामी आयाम का महत्तम मान, महत्तम मान बताइए बाबू, हम इसका महत्तम मान लिखने जा रहे हैं, इसके लिए भी यहां पर cos फाई क्या होना चाहिए, उसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से cos फाई यहां पर क्या होना चाहिए, cos फाई महत्तम मतलब कितना मान होना चाहिए +1। इसमें जब पुट कीजिएगा +1 देखिए यहां पर a क्या मिलेगा आपको, a महत्तम हम लिख रहे हैं a महत्तम, ये परिणामी आयाम था, आपको परिणामी आयाम का फॉर्मूला था, बताइए यहां क्या मिलेगा बाबू, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का मान आपको 1 रखना है, तो 1 से गुना करेगा कोई फर्क पड़ेगा, एक फॉर्मूला पे चला गया, ये भी क्या फॉर्मूला पे चला गया बाबू, अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर मिलेगा ना। जब a महत्तम आपको मिला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो बाबू देखिए तो यहां से हम लोग इसको हटा सकते हैं, इसको हटाएंगे क्या मिलेगा, a महत्तम क्या मिलेगा हमें, a महत्तम मिलेगा a1 प्लस a2। देखिए ध्यान से समझिएगा, आयाम यदि परिणामी आयाम का मान प्राप्त करना है आपको, ठीक है, महत्तम मान प्राप्त करना है, तो दोनों तरंगों के जो अलग अलग आयाम थे a1 और a2 सिंपली दोनों को जोड़ना है, दोनों जोड़ देंगे हमको उसका महत्तम मान मिल जाएगा, ठीक है। आयाम के केस में सिर्फ जुड़ता है, लेकिन तीव्रता के केस में जरा देखिए यहां पर I1 प्लस I2 और प्लस साथ में और टर्म आ रहा 2I1 I2, ठीक है, इसके कारण इन दोनों के योग से इसका मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब महत्तम तीव्रता का मान यदि हम प्राप्त कर रहे हैं, परिणामी तीव्रता का महत्तम मान, तो अलग अलग तीव्रताओं के योग से ज्यादा, लेकिन परिणामी आयाम का महत्तम मान यदि हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों को सिर्फ हम जोड़ते हैं तो हमें महत्तम मान मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसको उतार लीजिए आप लोग a1 प्लस a2, इसको भी फॉर्मूला याद रखिएगा। यहां से उतारिए परिणामी तीव्रता का महत्तम मान, अब परिणामी तीव्रता का महत्तम मान, ठीक है, यहां तक सब लिखे हुए आप लोग, ये भी उसी में कंडीशन है आपको, ठीक है। सब चीज के लिए हमने देख लिया, हमने देखा कलांतर के लिए, हमने पथांतर के लिए, हमने देखा परिणामी जो तीव्रता है उसका महत्तम मान देखा, और परिणामी आयाम का महत्तम मान देखा। क्या सब कंडीशन में ही आएगा कि परिणामी तीव्रता का महत्तम मान क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होता भी है, ज्यादा होगा तभी आपको उजाला वहां पर मिलेगा, तो आपको चमक वहां पर पैदा होगा। और महत्तम आयाम की पूछा जाए तो दोनों को सिंपली जोड़ देना आपको समपोषी व्यतिकरण में, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट।